अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क में एक बार फिर सियासी मुहिम जोई तेज होने जा रही है और कल का दिन इस हवाले से इंतहाई अहम समझा जा रहा है जब मुल्क में कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खाली होने वाली नशिस्तों को पुर करने के लिए हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं ताकि पोलिंग का अमल शफाफ और पुरअमन रहे। 2024 के आम इंतखाबात के बाद इतनी बड़ी तादाद में ये पहले ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जिन हल्कों में ये इलेक्शन हो रहे हैं उनमें कौमी असम्बली का हल्का NA 18 हरिपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 143 साहिवाल, NA 185 डेरा गाजी खान और NA 129 लाहौर शामिल है। जबकि पंजाब असम्बली के हल्का PP 73 सरगोदा, PP 98 फैसलाबाद, PP 115 फैसलाबाद, PP 116 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ और PP 87 मियां वाली में ये इंतखाबी दंगल होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2025 में सैलाब और बारिशों की वजह से इंतखाबात मौखर कर दिए थे और अब तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फौजी और सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक वफाकी वजारत दाखिला ने पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज को क्विक रिएक्शन फोर्स की हैसियत से तैनात करने का हुक्म दिया है। यह तैनाती 22 से 24 नवंबर तक ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्कों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए होगी। वाज़ेह रहे कि ये इंतखाबात सियासी मकबूलियत की अक्कासी भी करेंगे, जहां मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश में मसरूफ है। ताहम PTI अभी भी जमात के तौर पर अपने इंतखाबी निशान से महरूम है। दूसरी जानिब सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बरकरार भी हैं और बज़ाहिर बढ़ती भी जा रही हैं, जिनमें सबसे बढ़कर इमरान खान की पार्टी से राब्तों और मुलाकातों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हाल ही में पानी PTI की बहनों अलीमा खान और दीगर को जिस तरह मुलाकातों से रोका गया, उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी ताहाल इमरान खान से मुलाकात करने में नाकाम रहे हैं। और बज़ाहिर इसी हिकमत अमली को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने यह इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने अपने बयान में कहा है कि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है और अब बुशरा बीबी को भी इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनका कहना था कि वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी 7 मरतबा पानी PTI से मुलाकात के लिए गए, ताहम मुंतखब वज़ीर आला को रोक कर सूबे की तस्लील की जा रही है। वाज़ेह रहे कि इन मुलाकातों पर पाबंदी को लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत भी भेजा था, जिसमें पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि मुलाकात से मुतालिक तमाम अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस मुतालिक आज पंजाब हुकूमत का भी इंतहाई दिलचस्प मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने यह दावा कर दिया है कि इमरान खान मुलाकातें करना ही नहीं चाहते। एक बयान में अज़मा बुखारी का कहना था कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें करने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। ये रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती और जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। जेल हुक्काम कैदी के अजीज़ व अक़ारब से मुलाकातें करवाते हैं, जबकि मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुक्काम ज़बरदस्ती उसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। बानी PTI से हफ्ते में 2 मुलाकातें होती हैं। अब तक बानी PTI से उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 199 मुलाकातें हो चुकी हैं, जबकि बुशरा बीबी के अहल खाना की मुलाकातें इससे अलग हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सियासी महादराई अपने रूज पर है, वहां कानूनी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात थमती नहीं दिख रही। बिलखुसूस 27वीं आईनी तरमीम के बाद जहां तहरीक इंसाफ के लिए अपने कानूनी चैलेंजेस से निपटना और भी मुश्किल हो गया है, वहां अदालतों के अंदर भी बंदी और जारहियत बढ़ती जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफों से मुतालिक गर्द बैठी नहीं थी कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपनी मुहिम जोई को तेज करना शुरू कर दिया है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने की इत्तलात आई थी। तहम इस मामले पर वफाकी आईनी अदालत मुतहर्रिक हुई है और जजेस ट्रांसफर केस से मुतालिक वफाकी आईनी अदालत ने 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए काज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जैसे ज़मीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को इस केस की समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाक़िर नजफी, जस्टिस KK आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। दूसरी जानिब उन्हीं 5 जजेस ने अब आईनी अदालत की जानिब से इस केस को सुनने पर भी एतराज उठा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जजेस ट्रांसफर केस के सिलसिले में इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा कर दी है।
दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल किया गया है। 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि मुक़न्नना एग्जेक्टिव और अदलिया तीनों 1973 के आइन के तहत कायम की गई। ये आइन के तहत 3 सुतून हैं। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हद वाज़े है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़े हैं। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के तर्जुमान शफी जान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब आपका और शफी जान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अफनान साहब ये बताएं कि कल ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक बड़ा सैंपल तो है, लेकिन जाहिर है तहरीक इंसाफ 2 हल्कों के अलावा बाकी पे इंतखाबात नहीं लड़ रही, तो क्या इस इलेक्शन को आपकी पॉपुलरिटी का टेस्ट कहा जा सकता है या ये वनवे मुकाबला होगा 2 हल्कों को छोड़कर, या यानी 2 को सैंपल ले लें बाकियों को छोड़ दें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इंशाल्लाह जहाँ भी मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, शेर का निशान है, वहाँ पे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और इसको पॉपुलैरिटी का टेस्ट आप किसी हद तक उस हलके के अंदर तो आप ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि ओवरऑल जो पॉपुलैरिटी होती है उसकी वो डिपेंडेंट होती है बहुत सारे और भी फैक्टर्स के ऊपर। हल्के कुछ जो हैं वो एक इंडिकेशन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उसको 100% एक बड़ा सैंपल है ना, 6-1 हो रहे हैं, 7-1 हो रहे हैं, 13 हल्कों पे ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो एक बड़ा सैंपल तो है। ज़्यादातर हम ही जीत लेकिन जाहिर है उसमें ज़्यादातर तो अपने जीतने के तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर रखा है। ज़्यादातर हल्कों का 2 हल्कों पे तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है। एक NA 129 लाहौर है, दूसरा NA 18 हरीपुर। इन 2 पे भी आप कह रहे हैं कि शेर ही जीतेगा? नहीं, यहाँ मुकाबला है इंशाल्लाह बिल्कुल दोनों तरफ। उधर बाबर नवाज साहब जीतेंगे, इधर हाफिज़ नुमान साहब जीतेंगे और इंशाल्लाह शेर जो है वो दहाड़ेगा कल। क्यों शफी साहब, कोई अपसेट होने जा रहा है हरीपुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जिस तरह अफनान साहब ने कहा, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हम इसको करेंगे। NA 18 पे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह बिल्कुल वो आपको साफ नज़र आ रही है, वन वे इंशाल्लाह होगा। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट किया इलेक्शन कमीशन ने, और फिर आपने NA 129 पे आज देखा होगा कि मियाँ उस्मान को इन्होंने उठा लिया है, हमारे 10 कारकुनों को मज़ीद उठा लिया है, जो असर व रसूख जो भी रखता है लाहौर में उसको उठा लिया जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, इनका कैप्टन सफदर डे 1 से वहाँ पे कैंपेन कर रहा है। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड इनको दी हुई है, लेकिन लाहौर में जो पंजाब गवर्नमेंट है वहाँ पे जो ये जिस तरीके से हमारे कैंपेन को सबोताज किया जा रहा है, जिस तरीके से वोटर्स को डराया जा रहा है, या जिस तरीके से जो भी वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग करता है, या इवन तहरीक इंसाफ का जो मटीरियल है, मतलब जो कैप्टन साहब की कैंपेन से खतरा नहीं होगा आपको ना? नहीं, हमें नहीं खतरा नहीं है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे बिलीव करते हैं। हम अंपायरों के साथ मिलकर खेलने को तरजीह नहीं देते। और जहाँ तक इनकी पॉपुलैरिटी की बात है, ये कहते हैं कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं, पंजाब में हमने बड़े काम कर लिए हैं। अगर पंजाब में इतनी आपने काम किए हैं तो फिर आप लोगों को क्यों उठा रहे हैं? आप तहरीक इंसाफ के बैनर्स और पोस्टर्स को क्यों उठा रहे हैं? आप तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ का कोई वो कारकुन जो पार्टी छोड़ चुका था उसको खड़ा करके एक जैसे निशानात क्यों अलॉट कर रहे हैं? और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, NA 18 में जो निशानात हैं, एक तो उमर अयूब साहब की अहलिया का निशान है, उसके बिल्कुल मिलता जुलता दूसरा निशान एक और बंदे को अलॉट कर दिया गया। तो ये सारी जो है ये रिगिंग के जिम्मे में आती है। तो इंशाल्लाह आप कल देखेंगे। तो आपने कोई तहरीरी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन में दायर की है इस हवाले से? बिल्कुल की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंतखाबात आपने दे दिए हैं, मसला ये है निशानात आपने दे दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि ये 8 फरवरी को भी हुआ था। सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा ना, 8 फरवरी को वहाँ पे देनी पड़ेगी रिकॉर्ड कैसा बनाने के लिए। समर साहब, 8 फरवरी को भी हुआ था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरे जो, क्योंकि निशान तो इन्होंने मुझसे हमसे इलेक्शन की रात छीन लिया था। मेरा गोभी निशान था, फूल गोभी, मेरी हल्के में मेरे साथ एक कवल का फूल उसको दे दिया। तो ये इनके पुराने मेथड हैं, पुराने तरीके हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, NA 18 भी जीतेंगे। और अगर फॉर्म 47 वाली बात लाहौर में नहीं हुई तो लाहौर का हल्का भी आज तो काफ़ी हमाद अजहर ने बड़ी सख्त वहाँ पे अपनी पार्टी के कारकुनान को स्ट्रिक्ट बड़ी हिदायत दी हैं कि आपने वहाँ रहना है, फॉर्म 45 46 आपने लेना है, और जब सुबह आपको मिले तो वो ब्लैंक होना चाहिए, फिल्ड ना हो। काफ़ी ये तैयारी तो हम तैयारियां की जा रही हैं। ये तैयारियां तो हर इलेक्शन में होती है। हर कैंडिडेट अपने पोलिंग एजेंट्स को भी समझाता है, अपने अमले को समझाता है। लेकिन देखिए जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह इनकी 17 सीटों की पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और पाकिस्तान में मुसल्लत हुए हैं 17 सीटों पे, हमारी 180 सीटें थी उसको कम करके 98 कर दी गई। वैसे आज जब लड़ रहे होते ये इलेक्शन, अगर ज़मीनी इंतखाबात बाकी हल्कों के ऊपर भी, तो एक माहौल ना बना होता पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ जो कहती है हमें एक्टिविटी नहीं करने दी जाती, आपको एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा होता। देखिए ये जो सीटें हैं जिस पे बिल्कुल जिस पे इलेक्शन हो रहा है, ये तो हमें डिसीट करके हो रहा है।
उसको डिसीट करने की जो एक ही वजह है कि जो कैंडिडेट्स थे वो इमरान खान के साथ खड़े थे, वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े थे, बयानी के साथ खड़े थे, उसी की सजा दी गई। नून लीग हो रहा है ना, उनके बंदे बढ़ जाएंगे असेंबली के अंदर, मजीद पंजाब के अंदर भी, मरकज के अंदर भी उन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी। 5 बंदे बढ़ाने के इनके पास बड़े तरीके हैं, चांगा मांगा वाला तरीका भी है, फिर रिजर्व सीट्स ज़बरदस्ती लेने का तरीका भी है। अगर बंदे बढ़ाने हो या बंदों को फ्लोर उमर अयूब साहब भी तो डिसीट हुए हैं, वहाँ तो आप लड़ रहे हैं इलेक्शन। वो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में उमर अयूब साहब ने बड़े एहसानात हैं इस पार्टी पे। 50 साल बेचारे को कैद हुई है इस इमरान खान के साथ खड़े होने की। अपोजिशन लीडर बाकी जो पंजाब में आपके हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की थोड़ी सी डायनामिक्स चेंज है। खैबर पख्तूनख्वा में जो भी ज़िम्नी इलेक्शन होगा, तहरीक इंसाफ उसमें हिस्सा लेगी, हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे है तो हम उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। लेकिन इसके बरकस पंजाब पे भी आप ज़रा बहस कर ले कि पंजाब की लाहौर में जो हो रहा है वो आपके सामने है, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, इलेक्शन की रात उठाया जा रहा है। सही है। तो ये कौन सा तरीका है, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे आप? वो कह रहे हैं कैप्टन सफदर साहब बड़ी खुल के कैंपेन कर रहे हैं, किसी ने उनको ना रोका ना टोका। सिर्फ कैप्टन सफदर नहीं, इनकी तमाम लीडरशिप, इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, राय जवेद मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। कल उन्होंने जलसा किया और जलसे में जो ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की तहरीक इंसाफ के कायद के खिलाफ, हम वो भी सह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। ज़बान तो देखें, बात यह है, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे। इनके सीएम ने कहा कि हम सुबह नहीं होने देंगे और अगर दिन हुआ तो रात नहीं होने देंगे, कत्ल करने की धमकी दी। तो ये ज़बान जो है, अगर आपका सीएम इस्तेमाल कर रहा है और फिर आप ये कहते हैं कि जी 8 फरवरी को धांधली हुई, तो जो आपका लीडर कहता था कि जी अंपायर की उंगली मेरे खड़ी हो गई है, वो क्या था? आरटीएस किसने बिठाया था? ये जो सारा का सारा निज़ाम है जिसके अंदर आप लोगों ने मिल के, मैं खुद 2018 का इलेक्शन मैंने लड़ा है, मुझे पता है कि कैसे ओवर राइटिंग करके इन्होंने फॉर्म 47 चेंज करके अपने रिजल्ट निकलवाए थे। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। कराची के अंदर इनकी 2-3 सीटों से ज़्यादा नहीं थी, इनको कराची के अंदर 15 सीटें जितवा दी गई, 15 के 16, और उसके साथ एमपीए मैच नहीं कर रहे थे, वो 21 जीते। हालांकि एमपीए नॉर्मली डबल होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सही है, मेरे पास उसका एविडेंस मौजूद है जिसके ऊपर ओवर राइटिंग करके इन्होंने अपने रिजल्ट तब्दील करवाए थे। उस वक्त ये बड़े खुश थे, उस वक्त ये कहते थे कि जी बड़ा मुल्क में तरक्की हो गई है मुल्क में। और मैं ये खाली अपनी बात नहीं कर रहा, द इंडिपेंडेंट, द गार्डियन, बीबीसी, सब ने कहा कि अंपायर की उंगली जो है ये इमरान खान उसके थ्रू जो है वो आया जीत के। अच्छा, ये फिर बात ये है कि देखें, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन मैनुअल, मेरी गुजारिश सुन लें, मैंने आपकी बात मैं गुजारिश मेरी सुन लें, मैं आपकी बात पूरी सुनिए। देखिए, बात ये है कि हम ये समझते हैं कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन आपका लीडर तो इस चीज में यकीन ही नहीं रखता ना। वो तो ये कहता है आप नहीं रख रहे, वो कह रहे हैं आप प्रैक्टिकली नहीं करने दे रहे, से बात करूंगा, आप प्रैक्टिकली नहीं करने दे रहे। कौन कह रहा है लाहौर में जी, कौन कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा? मैं कह रहा हूँ, आप मुझे बता दें। तो इंतखाबात की बात हो रही है ना, चलो हमारे वज़ीर आज़म तो नहीं कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात हो रही है ना। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा? भाई बात ये है कि आप आज उनसे पूछ के बताएगा तो हम डायरेक्टली उनसे बात कर लेते हैं। गुजारिश सुन लेना, आप पहली दफा नहीं है इस मुल्क में जिन्होंने ऑपोजिशन में गए हैं, आपकी पहली ऑपोजिशन कर दी थी। वैसे बात ये है कि इससे पहले मकसद मेरा ये नहीं था करने का, ट्रोल करना जो था वो हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं, मैं भी ट्रोल नहीं कर रहा। ये तो आपने खुद बना दिया ना बयानी, हर चीज झूठ के ऊपर खड़ी कर दें आप। झूठ वज़ीर आज़म को डायरेक्टली तो पता नहीं होता ना, वो नीचे किसी इंतजामिया के बंदे से पूछ नहीं, ये बात ही नहीं, ये बात हुई नहीं है, वहां से पूछना, जहां से तरमीमें आ रही वहां से पूछना था। जहां से तरमीमें आपके दौर में 55 बिल एक दिन में पास हुए, 55 दिन, 11 ऑर्डिनेंस एक वक्त में इन्होंने इशू किए। हमने किसी एमएनए को नहीं उठाया। एमएनए क्यों नहीं उठाए? इतने सारे आपने एमएनए उठाए, हमारे एमपीए उठाए। अब ये बता दें मुझे, के अंदर दस्का के इलेक्शन के अंदर आपने हमारे लोग उठाए। चलिए अब ये बता दें कि दस्का में इन्होंने गलत किया था, अब आप ही वही काम करेंगे सारा। वो कह रहे हैं उनके बंदों को आप कैंपेन नहीं करने दे रहे पंजाब के अंदर। मुझे अब ये बता दें, बाद में लेगा तो उसको हम उठाएंगे, उसके अलावा नहीं उठाएंगे। आप उन्हें मुलाकातें भी नहीं करने दे रहे। नहीं, मुलाकातें खान साहब से मुलाकातें तो करने देना कम से कम। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की इतनी मुलाकातें नहीं हुई जिनकी। आप चीफ मिनिस्टर है, उसका लीडर है, वो मिलना चाह रहा है, उससे आपसे मुलाकात करने दे रहे। बात ये नहीं है, 7 दफा वो जा चुका है डाला के गेट के ऊपर। मैनुअल ये कहता है कि आपकी लॉयर से मुलाकात होगी और फैमिली से मुलाकात होगी, उसके बाद एवरीथिंग एल्स इज ऑन टॉप। मिल सकता है जिससे वो इनका लीडर जेल में बैठ के आर्टिकल लिखता है, इनका लीडर जेल में बैठ के ट्वीट करता है, इनका लीडर जो है वो बाकायदा अपनी कोर्ट, भाई हमें तो कोर्ट लखपत जाते थे तो बाहर निकाल देते थे, हम तो रोते नीचे बैठ गए। 120 दिन लोग, 120 दिन 120 लोगों ने एक दिन में मुलाकात की थी। नहीं, ये कभी नहीं हुआ। रिकॉर्ड मैं खुद जाता था, आपके दर्जनों लोग, आपके दर्जनों, मैं आपको चले रिपोर्ट हुआ, मियां साहब ने डिनाई भी नहीं किया आज तक के रिपोर्ट है, उन्होंने डिनाई नहीं किया मियां साहब ने आज तक कभी भी किसी पब्लिक फोरम के ऊपर। 14 फरवरी 2019 का आप उठा के देख लें, हम मुलाकात करने के लिए गए थे
और इन्होंने हमारे साथ वहाँ पे क्या किया। वो अच्छा शफी जान साहब, ये बताएं कि मुलाकातें तो ज़ाहिर नहीं हो पा रही हैं, सीएम साहब की भी, बाकी लोगों की भी। अल्दो आज उस पर अज़मा बुखारी साहबा जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं, जो आप ख़त भी लिखा था सीएम साहब ने आपके मरीम नवाज साहबा को, वो कह रही है कि उनका कोई अमल दखल नहीं है, वो किसी को नहीं कहती किसी काम के लिए, ये तो जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है वो मुलाकात करने दें या ना दें। बल्कि उस पर उन्होंने ये भी कहा अज़मा बुखारी साहबा ने, वो बड़ा शॉकिंग आपके लिए था, वो कह रहे वो किसी से मिलना ही नहीं चाह रहे, जब तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? देखिए, खान साहब नहीं मिलना चाह रहे उज़मा आपके वज़ीर आला से, बुखारी, बाकी लोगों जहाँ से? तक उज़मा बुखारी की बात है, पंजाब की बड़ी बदकिस्मती है कि वो सहेलियों के एक गैंग में फंसा हुआ है पूरा पंजाब। नहीं, उनका इख्तियार है, वो जिसको मर्जी लगाएं, ये मेरे व्यूज़ हैं जी। सही है। उसके बाद देखे जो उज़मा बुखारी तो पहले पीपल्स पार्टी में होती थी, अब नून में है, पहले उधर अब इधर, कहाँ था। और जहाँ तक इनकी लेटर की बात है तो हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। हमने चीफ जस्टिस साहब को 3 दफ़ा कॉल्स की, ख़त लिखा, हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, हमने सीएम साहब से बात की। जो फॉर्म 47 क्या है, बहरहाल हम उनको कबूल करेंगे, अब क्या करें, सिस्टम ही कुछ ऐसा है। हम ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये हम सारी कानूनी और आइनी जो हमारी जितने भी रास्ते हैं हम वो तमाम अपनाएंगे। उसके बाद हम आवाम के पास जाएंगे और आवाम को कहेंगे कि जी अब हमारे पास कौन सा रास्ता बचा। अच्छा देखिए, एक विंडो तो आपके पास खुल रही थी, एक अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप की प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कॉल की, वज़ीर आला को आपके मुबारकबाद भी दी। उसके बाद फिर आप ही के वज़ीर आला ने जो ट्विस्ट किया कि जी वो मैं पूछ के बताऊंगा मुलाकात के वाले से, इस पर उनका अपना व्यू भी है कि सोशल मीडिया ने गलत ट्रोल किया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था। अब वो खुद भी कह रहे हैं कि ऐसा मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। अभी आप जो बात कर रहे थे कि पूछ के बताऊंगा वाली, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की तरीके से आपने कि अच्छा आपका बन सकता था मामला, उसको उस मौके को ज़ाया कर दिया गया। देखें ना, अब इख्तलाफात हर जगह पर होते हैं, साथ ही आपने को एग्जिस्ट करना होता है रियलिटीज़ को देखते हुए। अमेरिका के अंदर आप देखें, अभी मेयर का इलेक्शन हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, कितनी सख्त कैंपेन की ट्रंप ने, जोरान ममदानी के खिलाफ, ममदानी ने भी बड़ी सख्त तकरीरें की ट्रंप के खिलाफ, लेकिन वो कल मिले, बड़े खुशगवार माहौल में मिले और उन्होंने मिलके हम मसाइल का हल करेंगे। उन्होंने भुला दिया सारा कुछ। देखिए इसका तो रियलिटीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना नहीं होता। इसका पस मंजर भी देखें ना, जब से सोहेल आफरीदी साहब नामजद हुए हैं, जो इनके वफाकी वज़रा की वो तो चले था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, मैं आ रहा हूं जी, वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इदारे का एक सरबराह वो तो जाता है, देखें ना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की कॉल आती है। कॉल करना, जब प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई तो जब प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई तो हमने उसका खैर मकदम भी किया। उन्होंने चित्राल में खड़े होकर जो सूबाई हुकूमत को एक खैर सगाली का पैगाम दिया, हमने उसका भी खैर मकदम किया। लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। बात उससे की जाती है, या पश्तो में जिरगा उससे किया जाता है जिसके पास इख्तियार हो। हम कल को कोई भी चीज़ उनके पास लेके जाएंगे तो उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जब एक बंदे के पास एक इलेक्टेड सीएम को अपने कायद से मिलाने के लिए, तो जब प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है, फिर आप सीएम को खत लिख रहे हैं कि हमारी मुलाकात हम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं, हमें पता है कि ना इसका जवाब आ रहा है, ना इन्होंने हमारी मुलाकात करवानी है, ना ये मुलाकात करवा सकते हैं। हम सिर्फ चीजें रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। तो ये जो आप माहौल पूरा बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आप कोई तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं इस सिलसिले में? आप कह रहे हैं कि तमाम दरवाजे खटखटा लिए, हम सारी चीजें करेंगे। आपका तहरीक है, तो अब इत्तलात कुछ ऐसी भी आ रही है, शफी जान साहब इस पे कंफर्म कीजिएगा, आपका इख्तियार आप डिनाई भी कर सकते हैं। इत्तलात कुछ ऐसी आ रही है कि अब तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है कि उनकी जो मूवमेंट होगी वो इस्लामाबाद के बजाय रुख अडियाला जेल की तरफ होगा, वहां कोई शायद गिराव शिराव करने। देखिए, मैंने कल भी ये बात की थी और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम 4 ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। हम सारे अपने ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, फिर हमने अवाम के पास जाना है। अच्छा, फिर जब अवाम के पास जाएंगे तो शायद ये 4 ऑप्शंस कौन से? उसमें ये ऑप्शन भी मौजूद है जो आप कह रहे हैं। इसके अलावा जेल का घेराव किया जा सकता है, भी है, इस्लामाबाद भी है, KPK की हम बाउंड्रीज भी बंद कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस पे पार्टी की लीडरशिप बैठेगी और सारी चीज़ें फाइनल होगी। और इनको अवाम की पल्स का नहीं पता। जब तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में बिल्कुल मुत्तहिद हो चुकी है, इसके विजुअल्स आप देखे भी होंगे, और पार्टी जिस तरह लगी हुई है। कब तक आपका इरादा है ये सब करने का? जब आप कह रहे हैं कि आप इत्माम हुज्जत के लिए ऑन द रिकॉर्ड लाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर से बात भी हुई, चीफ जस्टिस से भी आपने कोशिश की, आपने वज़ीर आला पंजाब से रब्ता भी कर लिया, इधर आप एक माहौल बना रहे हैं ना कि इन दी एंड जब आप आवाम के पास जाएं कि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो आज चलते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन ये फिर कब तक आपका इरादा है? वैसे ये क्वेश्चन तो आप दोनों हजरात के पास भी छोड़ना चाहिए कि जब हम सारे रास्ते जो कानूनी रास्ते हैं वो इख्तियार कर लें। स्ट्रेटजी आपकी होनी है ना, आपने आना है। अब आप कह रहे हैं कि अडियाला जेल के घेराव का भी आपका इरादा है, ऐसा ही है? एक आपका बाउंड्रीज बंद करने की आप बात करें KP के साथ, और तीसरा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऑप्शन है। तो ये बताएं कि इसमें ज्यादा आपका जो है वो अडियाला जेल के घेराव का नहीं, इस पे पार्टी लीडरशिप बैठेगी, फैसला पार्टी लीडरशिप इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जाएगा। हाँ, 4-5 ऑप्शन है, उसमें किसी एक पे बात होगी, जो एक फाइनल होगी पब्लिक होगी। कब तक इरादा ये करने का? हम जब तक तमाम दरवाजे बंद नहीं हो जाते, तमाम रास्ते हम कटकटा नहीं देते, मजीद कौन सा दरवाजा रह गया? 2 दरवाजे मजीद जा रहे हैं, 1-2 रास्ते मजीद रहते हैं। अच्छा,
कोई वो बैक चैनल है या नहीं नहीं, बैक चैनल नहीं है, कानूनी और आईनी रास्ते हैं। अच्छा जी अफनान साहब, मुलाकात के वाले से तो देखिए, चीजें बात बड़ी ये जो है है वो कि- खौफनाक और इख्तियार करने जा रही है। वो तो अडयाला जेल का घेराव करने की बात कर रहे हैं, बाउंड्री बंद करने देखिए, की बात बात कर ये रहे है हैं। कि- बड़ी खतरनाक चीज होगी। बीइंग वफाक आपके लिए आपको बनता नहीं कि मसले को खुश उसलूबी से हल कर लिया जाए? देखिए, बात यह है कि जो सियासत इमरान खान साहब ने इनको सिखाई है उसके अंदर कोई कानूनी काम है ही नहीं। क्या 9 मई कानूनी था? क्या आरटीएस को बिठाएं? एक मिनट में बात सुने आप पूरी। आरटीएस को बिठाना कानूनी था? क्या आपने कहा कि अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, वो कानूनी था? क्या आपने मुशर्रफ का मार्शल लॉ जब लगा आपने वेलकम किया, वो कानूनी था? जब आपने मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर आप पोलिंग एजेंट बने, वो कानूनी था? जब सारी की सारी जमहूरी कुव्वतें मिल के जो है मुल्क में जमहूरियत ला रही थी तो आप जाके उनके पास बैठे हुए थे। इसलिए आप चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क की जमहूरियत के लिए हमेशा रही यही है कि आपने जाके डीलें की हैं। अब आप मुझे बता देना कि क्या एपीडीएम बनी, एआरडी बनी, क्या उन्होंने कहा कि हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे? इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई ना उसके बाद, ये तो गायब थे उस वक्त। अब बात यह है कि ये सारा का सारा ड्रामा है उस 190 मिलियन पाउंड की करप्शन को डिफेंड करने के लिए, जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उस पर नहीं आएंगे भाई। आपके लीडर ने क्यों अपनी बेगम के नाम के ऊपर जमीन ले ली 500 कनाल? नहीं, उनके बेगम के नाम पे नहीं है, उनके बेगम पे ये साबित कर रहे हैं उनके बेगम के नाम पे है। मेरी गुजारिश, ये नहीं नहीं झूठ ना बोले ना अफनान, नहीं नहीं अफनान साहब झूठ का सहारा ना लें। ये साबित कर दें कि बुशरा बीबी के नाम पे है वो जमीन, ये जो सजा मुकर्रर करेंगे हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन झूठ नहीं चलेगा। आप झूठ बोल रहे थे, झूठ का सहारा नहीं चलेगा। आप झूठ बोल रहे थे पिछले 5 मिनट से, आप मुसलसल झूठ बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में नहीं कहा। बात ये है कि आप ट्रस्ट बना के फ्रॉड करते हैं कौम के साथ, 500 का जमीन हथियार लेते हैं और उसके बाद आप मिस्कीन बन के बैठ जाते हैं जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हीरे जवाहरात आपने लिए, घड़ियां आपने बेची, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन आप लोगों ने की, बजाय इसके शर्मिंदा हो आप ऊपर से आ रहे हैं कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं। बात ये है कि क्या आपके लीडर ने करप्शन के अंदर कन्विक्टेड नहीं है? आप उससे जाके पूछे तुमने करप्शन की क्यों थी, तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुम उस बिजनेसमैन को 190 मिलियन पाउंड दे रहे थे इस मुल्क के गरीब लोगों के? चले, आपको कोई उनका जवाब आ जाए क्योंकि टाइम बड़ा कम है, हमने आगे बढ़ना है। सच और झूठ का पहली बात कि अफनान साहब ने बड़ी चीजें मैनिपुलेट कर दी। मैंने कोई मैनिपुलेट नहीं की। सर इट्स माय टर्न नाउ, इट्स माय टर्न नाउ, इट्स माय टर्न। आप मेरे टर्न में बोले थे। चले इनको 11 सितारों की पार्टी का इनको आदत है, इनको अंपायर को साथ मिला के खेलने की आदत है। करप्शन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अंपायर की उंगली हमने ठीक है जी, आप तो अंपायर को साथ मिला, परवेज मुशर्रफ को हमने साथ मिला। ज़ियाउल हक के बेटे तो आप थे, हम तो नहीं थे। ठीक है, 11 से जनरल जिलानी की पैदावार आप है, हम नहीं है। जनरल बाजवा बाप किसका था? जनरल बाजवा किसका बाप था? इमरान खान का बाप कौन है? जनरल बाजवा है। इस तरह की नहीं, फिर ये करेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा ना? हम बाजुओं पे आए हैं, बात बैसाखियों पे नहीं ये ये माहौल पे तलखी की तरफ जाएगा बिला वजह के चाट के आए हैं। बात ये है आप क्या करके आए हैं? आप लोग आप क्या करके आए हैं? हम झूठे, आपका नारा था कि वोट को इज्जत दो, आप बूट को इज्जत दे रहे हैं, बूट को पॉलिश कर रहे हैं, आप बूट को पॉलिश कर रहे हैं। 17 आपकी सीटें हैं, 17 सीटों पे आप बैठे हुए हैं। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। जरा लॉजिकल बात करें किसी और तरफ। ये बिल्कुल वो गली मोहल्ले की लड़ाई की तरफ मामला चला गया, तुम ये थे तुम वो थे। एक सब्सटेंशियल एक जरा रीजनेबल बात करें जरा। चले इख्तियार किधर है? चले मुझे फाइनली अपना सा फाइनली आप डमीज हैं। एक मिनट जरा अफनान साहब फाइनली ये बता दें, तहरीक चलती है तो फिर तो बड़े मसाइल होंगे, तो उससे पहले निपटा लेंगे मामलात को या फिर चलने कोई तहरीक नहीं चलेगी। 9 मई को जो कारनामे अंजाम दिए 9 मई हमने नहीं उसका किया, सख्ती से निपटेंगे तहरीक के वाले नहीं वही जो 9 मई इन्होंने किया, 26 नवंबर किया, जिस तरह 9 मई हमने नहीं किया, हमले किए हैं, जिस तरह इनको हमने इनको सख्ती से निपटा जाएगा, कोई नरमी नहीं होगी। हम इनको सीधा करेंगे अगर इन्होंने दोबारा हमला किया। बिस्मिल्लाह करें। चले अब ये सीधा करने वाली बात नहीं, बदमाशी करेंगे तो बदमाशी का जवाब फिर सीधा करना में आता है। एहतजाज की बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। एहतजाज कर रहे हैं आईनी और कानूनी। आईनी है 9 मई को आईनी नहीं किया। चले बहुत शुक्रिया शफिया साहब आपका और अपना साहब आपका, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सही है, चले नाज़रीन ठीक है, मुझे ब्रेक पे ज्यादा अपना सेगमेंट कंक्लूड करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू के वाले से बात होगी, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क में सियासी जो है वो एक माहौल तो नहीं बन सका जो तरीके से आप चाहती थी कि इस तरमीम के खिलाफ माहौल बने।
वकला जो तंजीमें हैं उनमें भी अभी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। पहले एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई कि चैलेंज किया गया 27वीं आईनी तरमीम को, और अब इंटर कोर्ट अपील भी उनकी जो है वो जो जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से वो भी आज उनकी तरफ से दरखास्त सामने आई है कि उनकी इंटर कोर्ट अपील वो आईनी अदालत में ना लगाई जाए। इसी पे अब आगे जो है माहौल बन रहा है। आज सिंध में भी वकला ने जो है एक कन्वेंशन किया है, उसमें वकला तकसीम भी दिखाई दी है बाय द वे। लेकिन आगे चलकर क्या माहौल बनेगा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके ट्रांसफ़र की बातें भी चल रही हैं कि वो भी आने वाले दिनों में हो सकती हैं। क्या होने जा रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तहक़ीक़ार हैं। कोर्ट्स के ऊपर बड़ी उनकी गहरी निगाह होती है। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो एक माहौल बनाया है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, बाकी वकला तंजीमों में भी उतना ज़्यादा रिएक्शन नज़र नहीं आया जो तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी। सियासी माहौल में भी इतना ज़्यादा हम नहीं देख रहे कि उसमें कोई ज़्यादा रुकावट या कहीं हमें मुज़ामत दिखाई दे रही हो, कोई तहरीक का माहौल बनता दिखाई दे रहा हो। क्या समझते हैं आप, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से एक एक्टिविटी नज़र आई, पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पटिशन की इस तरमीम के खिलाफ, आज भी उनकी तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में लगाने की जो इस्तदाई है, क्या कहेंगे आप, ये किस तरफ जा रहा है मामला? बहुत शुक्रिया समर। मामला किसी भी तरफ नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आइन और कानून के नीचे रह के की जा सकती हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का आपने जिक्र किया है। एक ये है कि 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया उन्होंने। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं ऐसी कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आई। हमने वो रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछा, उन्होंने कहा कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक ड्राफ्ट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो चलता रहा। अब एक चीज़ ये देखिए आप और फिर दूसरी चीज़ जो है वो जो 5 जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी सीनियरिटी और ट्रांसफ़र का मामला चैलेंज किया था। अच्छा, ये भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद किया। अब टेक्निकली थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अब अगर कोई आइन को ना माने तो वो तो मेरा ख्याल तालिबान का मौक़िफ़ होता है कि आइन को नहीं मानते हैं वो। बाकी कोई मैं मानूँ या ना मानूँ, इट्स द लैंड ऑफ द लॉ। आपकी रिजर्वेशंस हो सकती हैं, मेरी भी हो सकती हैं, लेकिन कानून और आइन यही है कि अब ये रिव्यू हो सकता है और वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर। तो अब मजाक लोग ये उड़ा रहे हैं कि ऐसे जज साहबान जिनको ये नहीं पता कि कौन सी अदालत के अंदर पिटीशन दाखिल करनी है वो जज हैं। तो ये एक फिलर हो सकता है मीडिया में एक थोड़ा सा हलचल करने के लिए कि जनाब फाजिल जज साहबान जो हैं वो बहुत बड़ी बात करें, लेकिन उन्होंने भी आइन और कानून का ही हल्फ लिया हुआ है ना। तो उस आइन और कानून के हल्फ के नीचे वो कैसे ये कह सकते हैं कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को नहीं मानते हैं, अनलेस और अनटिल जब तक कि उसको पार्लियामेंट तब्दील ना कर दे या आइन और कानून के अंदर रहते हुए अदालत जो है उसके ऊपर अपना फैसला उनका जो ना नुक्ता दे। नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन होती है जो सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से, वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंड करना था इस चीज़ को, लेकिन नहीं किया। वो मामला आईनी अदालत के अंदर चला गया है। आईनी अदालत जो है वो खुद क्रिएशन है 27वीं आईनी तरमीम की। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी स्कीम जो है इसको वो चैलेंज कर रहे हैं ना। नहीं तो 26वीं आईनी तरमीम भी जो है वो पार्लियामेंट ने ही की थी। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि वो भी एक आईनी तरमीम भी चैलेंज हुई भी थी ना, ठीक है। लेकिन उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत 184(3) में ये गए थे ना। तो उस वक्त तो आइन यही कहता था ना, तो अब आइन ये कहता है। अब ये मसला ये है कि ये नहीं सुन सकते एक ऐसी अदालत जिसके पास इख्तियार समात ही नहीं है। वो ये अलग बात है कि किसी अदालत का इख्तियार समात लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अब उसमें जो है वो उस पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड यही है कि आपको जाना वफाकी आईनी अदालत के ही पास पड़ेगा और वहाँ पे आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो भी आपका मौक़िफ़ हो। लेकिन ये एक बहुत अजीब सी बात है कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें जज साहिबान जो हैं वो लिटिगेंट या मुकदमेबाजी नहीं कर सकते हैं। और बिलखुसूस ये इस हवाले से अगर जजों ने मुकदमे करने तो मैं और आप जो एक उनका मौक़िफ़ ये भी है कि जो आर्टिकल 200 के अंदर तरमीम की गई है जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से कि उनकी मर्ज़ी के बगैर उनका तबादला हो जाएगा। इन जजेस को शायद ये शुबा है कि इनके तबादले हो जाएंगे और ये इस तरह की बातें चल भी रही हैं कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही तबादलों का सिलसिला शुरू होगा। किसी को बलूचिस्तान भेज दिया जाए, किसी को सिंध भेज दिया जाए, किसी को KP भेज दिया जाए। अब देखें समर, मेरी इल्हाम के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता और इंसान के दिल के अंदर क्या खौफ और डर है तो वो भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो जज है, निशानदेही तो आर्टिकल 200 की तरफ ही की है ना। जी हाँ, मैं बिल्कुल उनका खदशा तो यही है ना ट्रांसफर के आर्टिकल 200 के अंदर है।
अब आर्टिकल 206 भी है, पहले भी था कि जो है अगर कोई जज हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में आने से इनकार करता था तो फिर वो घर जाता था, कोई तब्दीली नहीं आई है उसके अंदर। अब ये जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कैप की हैं कि प्रेसिडेंट का अब ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को समझता है किसी जज को ट्रांसफ़र करने के हवाले से तो कर सकता है। ये मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नीचे आने वाले अवाम जो हैं, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोई कमतर हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई बड़ी बदतर हाई कोर्ट है। तो जब आपने मुकदमात के ही फैसले करने हैं, समर का हो या क़य्यूम सिद्दीकी का हो, वो मानी नहीं रखता है आपका। हाँ, अलबत्ता फिर आपका हक है, उसमें कहा गया कि अगर कोई जज इनकार करता है, वो कि पहले जो है हमारा जूरिस्प्रूडेंस कुछ और था, अल जिहाद केस और फिर उसके बाद जज की रजामंदी से ट्रांसफ़र का, तो उसको फिर मौका फराहम किया जाएगा कि भी जुडिशल कमीशन सुनेगा उसको, और फिर अगर तब भी तो फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो मामला जाएगा, तो वो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है जो इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। क्या लग रहा है, कोई वकला तहरीक आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा कोई माहौल बन रहा है या नहीं बनेगा? समझ देखें, जो हमने माजी में वकला तहरीक देखी है वो किसकी वजह क्या थी, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या थे। एक तो ये कि मार्शल लॉ था, आमरीत थी, 3 नवंबर, ठीक है ना, 3 नवंबर था, एक आर्मी चीफ ने बतौर अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी इम्पोज की थी और अदलिया के उज़्व जो है उसको मुअत्तल कर दिया था। उसमें बहुत फ़र्क है कि वहाँ पे हमने देखा था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था और फिर उनकी बहाली और रूल ऑफ लॉ की तहरीक जो है वो चली। एक डिक्टेटोरियल एक्ट और एक पार्लियामेंट जिसके पीछे पार्लियामेंट की फोर्स मौजूद है, उसके अंदर फ़र्क है। और मुझे नहीं लगता, और अभी भी आप देख लीजिए, हाँ ज़रूर है, कुछ हो सकता है कि ह्यू एंड क्राई ज़रूर आपको नज़र आएगा, कुछ इस्तीफों की खबरें भी आ रही हैं, है ऐसी कोई चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? कुछ मेरा भी ख्याल है कि अभी तक तो नहीं है। वहाँ पे ये भी खबरें आ रही हैं, अंसार अब्बासी साहब की खबर मैं यहाँ पर कोट करता हूँ कि वो कह रहे थे कि कुछ जज साहिबान हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए पूछा कब एलिजिबल होगी, तो उनको बताया गया कि दिसंबर के बाद कोई 5 साल का अर्सा पूरा होगा और फिर उसके बाद 2 जजेस के हवाले से कोई इस तरह की मतलब जैसे सरदार इसाक साहब के हवाले से तो हम सुन रहे हैं, लेकिन उसमें यह भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी एक मामला उनके हवाले से है, और उसी तरह एक और जज साहब हैं, उनका भी मामला वहाँ पे है, और शायद वो देख रहे हैं कि मैच्योर होती है वो जो चीज़ें हैं जिसके बाद पेंशन और दीगर मराहत मिल सकती हैं, तो फिर उसके बाद वो अपना, अब ये उसमें देखें, हुकूमत की तरफ से तो किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा किसी जज को कि उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाए, तो वो वाली सूरत हाल है नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो आइनी और कानूनी लड़ाई है वो 2 ही जगह लड़ी जा सकती है, एक है अदालत के अंदर, वो उसका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, दूसरा पार्लियामेंट, या तीसरा सियासी उसका अमल है। अब सियासी अमल के लिए आप ठीक है, वो मैं भी और आप भी चाहते हैं कि आए, अक्सरियत लें, पार्लियामेंट में जाएं और ऐसा कोई तब्दील कर दें आइन को। ज़रा प्रेशर तो थोड़ा माउंट हुआ। अब दूसरी देखिए ना, जो वकला तहरीक की, अभी आप देख लीजिए, तमाम बार काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे तो वो हामिद खान ग्रुप जो है सही उसके खिलाफ आया ना, मतलब जो इस वक्त एतराज़ात हैं वो हामिद खान ग्रुप को हैं, सही है, लेकिन हामिद खान ग्रुप जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो वकला की है उसके अंदर वो तो हार चुके हुए हैं। तो कोई ज्यादा ऐसा कोई मुझे कोई रेजिस्टेंस जो है कहीं से बनती हुई नजर नहीं आ रही, जो जजेस की तरफ से बनी, आप कह रहे हैं कि उस पर भी खातिर खा होने फायदा उसका शायद नहीं होने वाला। नहीं, जजेस की तरफ से भी क्या रेजिस्टेंस थी, वो देखे ना, उन जज साहबान ने वॉलंटरली रिजाइन किया है ना, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से पिटीशंस वगैरह आ रही हैं, वो पिटीशंस आप कह रहे हैं कि फायदा नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि, देखिए ना, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है समर, कि जज अगर पिटीशनें करनी शुरू कर देंगे तो फिर मैं और आप फैसले करने शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की, जिनका कहना है कि कोई खास रेजिस्टेंस जो है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम में मुझसे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान की, कि जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी तो हो रही है, लेकिन तजारत के बारे से वहाँ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस तजारत के मुअत्तल होने का फ़ायदा किसे है, नुकसान किसे है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
दुबई एयर शो में भारतीय फिजाइया के तेजस तैयारे की तबाही से भारत को मिलने वाली सुबकी बढ़ती ही जा रही है। इस मुतालिक अमाराती एविएशन हुक्काम और अस्करी माहिरीन की मुश्तरका तहकीकात जारी हैं। गो के तहकीकात अभी जारी है कि इस तैयारे को कैसे हादसा पेश आया, ताहम इस मामले में भी भारतीय मीडिया अपनी रिवायती हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा और इस बार मुज़हका खेज तौर पर इस हादसे का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया जा रहा है। इस मामले में भी आदि मुजरिम और साफ्ती बदयांती में खासा रखने वाले एंकर अर्नब गोस्वामी सामने आए हैं और जिन्होंने अपने प्रोग्राम में नाम नेहाद दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जी.डी. बख्शी का तज्जिया लिया, जिन्होंने तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डालने की नाकाम कोशिश की। एक तरफ तेजस की तबाही से इंडिया को हजीमत का सामना है, वहां पाकिस्तान के हाथों हालिया जंग में राफेल समेत दीगर मुतअद्दिद तैयारों की तबाही ने भी भारत को आलमी मंजरनामे पर मुश्किलात से दो चार कर रखा है। और आज भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना हुआ जब राफेल तैयारे बनाने वाले मुल्क के फौजी हुकाम ने यह दावा और यह तस्दीक की है कि मई में हुई जंग में भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी फिजाई दिफा के सामने नाकाम रहे। फ्रांसीसी नेवल बेस के कमांडर कैप्टन जोक लोने ने मीडिया गुफ्तगू में तस्दीक की है कि मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं था, बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में थी। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के एक आलमी इजलास में कैप्टन लोने ने वाजे किया कि भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर्वक्त रद्द अमल के बायस घिरे। उन्होंने कहा कि उस रात 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे फिजा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था, मगर पाकिस्तान ने इसे भारत से कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। फ्रांस की जानिब से आने वाली इस बड़ी तस्दीक से चंद रोज कबल अमरीकी कमीशन की जानिब से सामने आने वाली रिपोर्ट ने भी भारत में कोहराम बर्पा कर दिया है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे राम रमेश ने एक बयान में कहा है कि अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में पाकिस्तान की भारतीय फौज पर बर्तरी का जिक्र भारत की सिफारतकारी के लिए एक संगीन धचका है। जय राम रमेश का मजीद कहना था कि अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भारत के सारे झूठ और मुनाफिकाना मौक़िफ़ उड़ाकर रख दिए हैं। जहां पाकिस्तान दिफाई, सियासी, सिफारती और दीगर महाजों पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, वहां भारत की सहूलतकारी से परवाज चढ़ने वाले और पाकिस्तान की मुखालफत में दहशतगर्दी का सहारा लेने वाले अफगान तालिबान से भी हिसाब चुकता किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी और इस फितने की सहूलतकारी के खिलाफ खींची गई सुर्ख लकीर अब मजीद गहरी होती जा रही है। पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर जोर दे रहा है, बल्कि सिफारती और तजारती महाज पर भी किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। अगर पहले सिक्योरिटी महाज की बात हो तो आज भी यके बाद दीगरे कई कामयाब कार्रवाइयों में भारत नवाज अफगान दहशतगर्दों और फितना और ख्वारिज के कारिंदों को जहन्नम वासिल किया गया है। पाक फौज ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की यह कार्रवाई एक ऐसे वक्त पर हुई जब बन्नू में जुमेरात की रात अमन कमेटी के दफ्तर पर हमले में 7 शहरियों की मौत हुई थी। गुज़िश्ता 4 दिनों में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 51 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू रीजन में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और ख्वारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। भारतीय हिमायत याफ्ता हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बन्नू रीजन में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर भी पुलिस, CTD और फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन के दौरान 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शेरी खेल, पक्का पहाड़ खेल में फितना और ख्वारिज के जत्थों की मौजूदगी पर लकी पुलिस, CTD बन्नू और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 10 खारजी जहन्नम वासिल हुए और 5 जख्मी हो गए। कार्रवाई में एक सहूलतकार को गिरफ्तार भी किया गया। हलाक दहशतगर्दों में फितना और ख्वारिज के कमांडर न्याज अली उर्फ आकाशा और अब्दुल्ला उर्फ शपून के शामिल हैं, जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को इंतहाई मतलूब थे। नसर खेल के इलाके में भी लकी पुलिस, CTD और अमन कमेटी की मुश्तरका कार्रवाई में एक मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गया। इसके अलावा डुमेल के इलाके में फितना और ख्वारिज ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसकी इत्तला पर बन्नू पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुमक ने 8 घंटे तवील ऑपरेशन करके 6 ख्वारिज को हलाक और दर्जनों को जख्मी कर दिया। इस ऑपरेशन में बदनाम जमाना दहशतगर्द कमांडर रसूल उर्फ कमांडर आरियाना साथियों समेत हलाक हुआ। जहां एक तरफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी महाज पर कामयाबियां मिल रही है, वहां सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान के इक़दामात से भारत नवाज दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ रही है। गो के अपनी हजीमत बटाने के लिए अफगानिस्तान ने भारत से तजारती राह रस्म बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक यह हिकमत अमली अफगान तालिबान रजीम के लिए फायदे से ज्यादा घाटे का सौदा ही होगी। इत्तलात के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान के साथ एयर कार्गो सर्विस बहाल करने का ऐलान किया है। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब अफगान तालिबान के वजीर तजारत नूरुद्दीन अजीजी पाकिस्तान से तजारती बंदिश के बायस नई दिल्ली पहुंचे और भारत से तजारती रवाबत इस्तेमाल करने की कोशिशें शुरू की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान से तजारत उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही से बाज नहीं आती।
अगरचे अफगानिस्तान भारत से अपनी तजारत बढ़ा रहा है, लेकिन इस नई पॉलिसी ने अफगानिस्तान और भारत के दोगले रवैये को बेनकाब भी किया है और पाकिस्तान के लिए हैरत अंगेज तौर पर यह फैसले फायदेमंद साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत की बंदिश पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह से ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान की मईशत का ज्यादा दारोमदार पाकिस्तान पर है और उसकी 70 से 80% तजारत पाकिस्तान की सड़कों और बंदरगाहों पर मुनहज़िर है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ तजारत पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि मुस्तकिल मुआशी नुकसान का बाइस थी। अफगानिस्तान को उसका फायदा था क्योंकि सामान कराची के रास्ते 3 से 4 दिन में पहुंचता है, जबकि ईरान के रास्ते से 6 से 8 दिन और वस्ती एशियाई ममालिक के रास्ते से 30 दिन या ज्यादा लग जाते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग के सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होते रहे। मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल 3.4 खरब रुपए का नुकसान स्मगलिंग से होता था, जबकि अफगान ट्रांजिट से तकरीबन 1 खरब रुपए का सामान वापस आ जाता था, जो इजाफी नुकसान का सबब बनता। पाकिस्तान का रवा बरस 11 अक्टूबर को सरहद बंद करना रद्द अमल नहीं बल्कि निजाम की इस्लाह के बाइस है। पाकिस्तान ने वो रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी जराए थे। यह फैसला कौमी सलामती, मुआशी बका और रियासती रिट के लिए नहायत अहम और दूररस साबित होगा। अफगानिस्तान पर बंदिश का असर फौरन और शदीद हुआ। सिर्फ तुर्खम की बंदिश से एक माह में $45 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि चंद हफ्तों में तमाम सरहदों का मजमूई नुकसान $200 मिलियन से तजावुज कर गया है। 5000 से ज्यादा ट्रक फंसे और अफगान फसलें और फल जो पाकिस्तान में मंडी के इंतजार में थे जाया हो गए। ईरान के रास्ते लागत 50 से 60% बढ़ गई और हर कंटेनर पर $2500 इजाफी किराया लगा। अद्वियात की तरसील भी मुतासर हुई क्योंकि अफगानिस्तान की 50% से ज्यादा फार्मास्यूटिकल सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते आती थी। मुतबादल रास्ते सुस्त, महंगे और गैर महफूज है और अफगानिस्तान की कमजोर मईशत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरहदी इलाकों में तकरीबन 50,000 खानदान अफगान ट्रांजिट ट्रेड से रोजी कमाते थे, जबकि स्मगलिंग रुक गई तो 2 लाख से ज्यादा खानदान जो स्मगलिंग, टैक्स फ्लो और अंडर इनवाइसिंग से वाबस्ता थे बेरोजगार हो गए। इस तजारती बंदिश से अफगानिस्तान के ताजरों को ईरान या वस्ती एशियाई ममालिक की तरफ नए अड्डे और मार्केटें कायम करनी होंगी, जो सालों और कई दहाइयों का मंसूबा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मामला मुख्तलिफ है। यह बंदिश आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर तकरीबन कोई असर नहीं डालती क्योंकि अफगानिस्तान से स्मगल होकर आने वाला माल बुनियादी एशियाई जरूरियात नहीं बल्कि लग्जरी सामान था। इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर, कॉस्मेटिक्स, सिगरेट्स, ब्रांडेड जूते, कपड़े, होम अप्लायंसेस से नुकसान स्मगलरों और गैर कानूनी काम करने वालों का होगा, जबकि अवाम इस गैर कानूनी धंधे और दहशतगर्दी के असरात से महफूज रहेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अफगानिस्तान से मुंसलिक नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास सी पैक, चीन के साथ बरह रास्त जमीनी रास्ते और पाकिस्तान चीन राहदारी मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान की शिरकत के बगैर भी चलेंगे और पाकिस्तान की तवील मुद्दती हैसियत को मुस्तहकम करेंगे। एक तरफ अफगानिस्तान तजारत, आमदन, रोजगार और समाजी इस्तेहकाम खो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी में फायदा मिलेगा। स्मगलिंग नेटवर्क टूटेंगे, असलहा और मनशियात की तफसील रुकेगी, दहशतगर्दियों की नकलो हरकत महदूद होगी और पाकिस्तान की सनत और टैक्स वसूली बेहतर होगी। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान इस सूरत हाल को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जराइम, मनशियात और मुकामी झड़पों में इजाफा हो रहा है और मुल्क एक ऐसी सूरत हाल में जा रहा है जब मुल्क में मुआशी, समाजी और हिफाजती बहरान का शिकार है। फैसला अब अफगानिस्तान के तालिबान के हाथ में है कि वो दहशतगर्दों की हिमायत करके अपना नुकसान बढ़ाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस मुताबिक मजीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है मुआशी अमूर के माहिर डॉक्टर हकान नजीब ने। बहुत शुक्रिया हकान नजीब साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तजारत बंद है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, और जो ट्रांजिट ट्रेड है पाकिस्तान के रास्ते होती थी वो भी बंद है। क्या समझते हैं इससे अफगानिस्तान कब तक सस्टेन कर पाएगा ये सारी सूरत हाल, चूंकि $1.8 बिलियन तक की तकरीबन ये ट्रेड थी और अफगानिस्तान की ज्यादा डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर थी। मजीद सस्टेन कर पाएंगे ये लोग? समर, बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान के लिए प्राइमरी ह्यूमैनिटेरियन भी और इकोनॉमिक लाइफलाइन रहा है। एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, वागा इंडिया के साथ यानी कि जो वो ट्रेड करते थे, कराची बॉर्डर और तोरखम की एंट्री, ये सब अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली अपने जो बॉर्डर्स हैं वो उसके साथ खुले रखे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑब्वियसली नहीं ये किया जा सकता। और पाकिस्तान ने इसमें नुकसान भी उठाया और फिर भी ये किया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड 6-8 बिलियन डॉलर की थी, जब स्मगलिंग रोकी तो वो $3 बिलियन पे आ गई। हमारा ये $3 बिलियन वहां से आकर यहाँ पे बिक रहा था तो हमें नुकसान हो रहा था, हमारा FDR को भी नुकसान हो रहा था। नाउ गो टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के अगर ये रूट्स वो नहीं यूज करता तो क्या रास्ते हैं कि वो यहाँ से निकल सकते हैं? वो चाबहार यूज कर सकते हैं, आई कैन एग्री, मच मोर एक्सपेंसिव देन डूइंग दिस। वो बाय एयर यूज कर सकते हैं, मच मोर एक्सपेंसिव देन डूइंग दिस।
उनकी इस वक्त बॉर्डर सिचुएशन क्या है, नॉर्थ में क्या है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, बहुत नैरो सी ट्रेड है उनकी, और एक नैरो सा कॉरिडोर है चाइना के साथ, वेस्ट पे ईरान है। चौबार में करने के लिए हर 6 महीने बाद आपको ये भी मालूम है कि जो सैंक्शंस हैं उनको रिन्यू करना पड़ता ऐसा ही है। है। सो इफ दैट इज द सिचुएशन, और पाकिस्तान तो यार वो मुल्क है कि अभी उनके $9 बिलियन जो बाहर स्टक थे, अभी रिसेंट जब हुकूमत आई है तो पाकिस्तान ने कहा कि ये रिलीज करें, पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग कॉल की, पाकिस्तान ने रीजनल ग्रुप बनाया अफगानिस्तान पे। बट अगर आप किसी भी ग्रुप, टीटीपी हो, कोई भी ग्रुप हो, उसके थ्रू पाकिस्तान के बाशिंदों को हिट करेंगे तो हाउ कैन दैट बी टेकन। मैं ट्रेड सैंक्शंस के बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल आई बिलीव करता हूं कि केपीके की भी हमारी जो इंडस्ट्री है उसको मदद होती है। पाकिस्तान तो कई दिहाइयों से उनको सपोर्ट कर रहा है। अब कैन दिस बी ओवरकम, आई रियली होप, अदरवाइज पाकिस्तान को तो यार ये भी फायदा हुआ है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नुकसान था वो बंद हो गया है, पर वो 5-6 गुना एक्सपेंसिव क्या ट्रेड करेंगे। सो सस्टेनिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जबकि उनके ट्रक्स रुके हुए हैं इज नॉट समथिंग दे प्रोबेबली वांट टू डू। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल ने उनको इतना सस्टेन किया, ड्यूरिंग इवन वॉर सस्टेन किया है। या तो ये कहना कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल किसी काम की नहीं है, तो वो तो जब वहां पे बाहर की फोर्सेस थी तब भी पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल थी वो वहां जाती थी। अब यार गिवन ये सारा जो पैराया मैंने आपके सामने रखा है, और मुझे कुछ हमारे दोस्त ये बता रहे थे जो करते हैं ट्रेड कि यार हम तो चाहते हैं ये 1.5-2 बिलियन डॉलर से $5 बिलियन तक जाए, एंड जानी चाहिए। रीजनल ट्रेड इज द वे ईस्ट एशिया ने अपने आप को तरक्की दी है, सारा वो रीजन बना। हम ये तो नहीं हो सकता ना कि आपस में ट्रेड भी ना करें और इन चीजों में फंस जाएं। अब अफगानिस्तान फ्रूट बेचता है, ड्राइड फ्रूट बेचता है, वेजिटेबल्स बेचता है, कॉटन बेचता है, कोल बेचता है पाकिस्तान। ऐसा ही सो है। आई मीन इट्स अ गुड स्टोरी फॉर देम। ये चाहे प्राइमरी कमोडिटीज हैं, बट इंपोर्ट को ब्रॉडन किया जा सकता है जैसे जैसे कि वहां पे स्टेबिलिटी आए। अब आप ये देखेंगे, जो बेसिक सवाल है यार, क्या आप समझते हैं जहां इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांजिट यूज करते हैं, मार्केट एक्सेस लेते हैं दुनिया भर का, उस मुल्क के साथ मतलब ताल्लुकात को तो बेहतर करने की तरफ ही जाना चाहिए ना उनको। वो कैसे सस्टेन कर सकते हैं इस चीज को। और पाकिस्तान ही एक अफगानिस्तान का ग्लोबल लिंक है, इसको तो ऐसा समझना ही है। चाहिए। और लैंड लॉक कंट्री है। पाकिस्तान लैंड, पर और समर में दूसरी बात भी करता हूं, पाकिस्तान के लिए भी थ्रू अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक गेटवे, वन शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। जरूर हम खैबर पास का इकोनॉमिक कॉरिडोर और सीपेक को यूज कर सकते हैं, बट ट्रेड डिसरप्शन जो है ना ये हर्ट करती है दोनों ममालिक को। सही। अफगानिस्तान को ज्यादा करेगी, हम $400 अरब की इकोनॉमी है, वो बहुत छोटी इकोनॉमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकान नजीब साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।